एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आपके गांव की टूटी सड़क या शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट का फैसला असल में कौन करता है? इसका जवाब दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी में नहीं, बल्कि आपके अपने चुने हुए पार्षद या सरपंच के पास है। आज हम इसी जमीनी लोकतंत्र यानी पंचायती राज की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स हैं। तो आज हम एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज़ादी के 75 साल बाद क्या भारत की असली सरकार दिल्ली में बैठती है या हमारे अपने गांव की पंचायत में? चलिए उन कानूनों, उन दिलचस्प किस्सों और कुछ ऐसी जादुई ट्रिक्स को जानते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कागज से उतारकर जमीन पर लाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भारत में इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी कैसे? हमारे नोट्स कहते हैं कि इसका क्रेडिट लॉर्ड रिपन को जाता है। 1882 में उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था जिसके लिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन वो तो अंग्रेजों के समय की बात थी। आजादी के बाद असली चैलेंज था कि इसे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कैसे लागू किया जाए। इसी के लिए कई समितियां मतलब कमिटीज बनाई गईं। हमारे स्रोतों में 3 का जिक्र सबसे प्रमुख है और उनका क्रम समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सबसे पहली थी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने ही उस त्रिस्तरीय ढांचे यानी 3 टियर स्ट्रक्चर की सिफारिश की थी, जो आज भी सिस्टम की रीढ़ है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत। एकदम सही। और ये ढांचा इतना सफल हुआ कि आज भी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सफर इतना सीधा नहीं था। हाँ, क्योंकि इसके 20 साल बाद 1977 में आई अशोक मेहता समिति और उन्होंने कहा कि 3 नहीं बल्कि 2 स्तरीय ढांचा ज्यादा कारगर होगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब एक 2 टियर का सुझाव भी था जो शायद ज्यादा एफिशिएंट होता, तो हमने बलवंत राय मेहता के 3 टियर मॉडल को ही क्यों चुना? क्या इसमें कोई खास बात थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अशोक मेहता समिति का तर्क था कि 2 स्तर होने से काम तेजी से होगा और कंफ्यूजन कम होगा। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश में सत्ता को ज्यादा से ज्यादा नीचे तक ले जाना जरूरी था। 3 स्तरीय ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि गांव का आदमी भी सीधे अपने सरपंच तक पहुंच सके, फिर ब्लॉक लेवल पर एक और चेक हो और फिर जिला लेवल पर बड़ी प्लानिंग हो। ये थोड़ा धीमा हो सकता है पर ज्यादा इंक्लूसिव मतलब समावेशी है। इसने सत्ता को सचमुच गांव तक पहुंचाया। अच्छा, और फिर आई 1986 में LM सिंघवी समिति। इनकी सिफारिश ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए और ये सिफारिश रेवोल्यूशनरी थी। समझिए, संवैधानिक दर्जे से पहले पंचायतें राज्य सरकारों के रहमो करम पर थीं। आज चुनाव होंगे, कल नहीं। आज पैसा मिलेगा, कल रोक दिया जाएगा। सिंघवी समिति ने कहा, नहीं, ये अधिकार संविधान से मिलना चाहिए ताकि कोई मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से इसे छीन न सके। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सबसे बड़ी गारंटी थी, जिसने शक्ति को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव की चौपाल तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। और इसी सिफारिश का नतीजा था वो ऐतिहासिक बदलाव 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को और इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। इस एक संशोधन ने संविधान में कई बड़ी चीजें जोड़ दी। एक नया भाग 9 जोड़ा गया जो पूरी तरह से पंचायतों को समर्पित था। एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए, जैसे कृषि, पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण विकास। राइट। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक जोड़े गए जो पूरे पंचायती राज सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और यहाँ एक फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करता है। पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत तो 1959 में राजस्थान के नागौर से हो गई थी, लेकिन 73वें संशोधन के बाद इसे कानूनी रूप से लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। बिल्कुल। नागौर वाली शुरुआत एक सरकारी योजना थी, लेकिन संवैधानिक संशोधन के बाद जो कानूनी ढांचा बना उसे सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपनाया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इन्हें याद रखना जरूरी है। तो ये कानून तो बन गया, पर इसमें इतने सारे अनुच्छेद हैं 243A, B, C कि इन्हें देखकर तो मेरा भी सिर चकरा जाता है। लेकिन इन नोट्स में इन्हें याद रखने का एक कमाल का तरीका दिया गया है ना? हाँ, इन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें थीमेटिक ग्रुप्स में बांटकर समझें तो ये कहानी की तरह याद हो जाते हैं। चलिए तो फिर वैसे ही समझते हैं। पहला ग्रुप हम बना सकते हैं आर्टिकल्स A से D तक का, जो इस पूरी व्यवस्था की नींव रखते हैं।
ए फॉर असेंबली से याद रखना है ग्राम सभा, यानी गांव के सारे वोटर्स जो लोकतंत्र की असली आत्मा है। हाँ, बी फॉर बिल्ड से याद रखना है पंचायतों का गठन, यानी त्रिस्तरीय ढांचा बनाना। सही है। सी फॉर कंस्ट्रक्शन से याद रखना है पंचायतों की संरचना, यानी उसमें कौन कौन होगा। और डी फॉर डिप्रेस क्लासेस से याद रखना है आरक्षण, यानी रिजर्वेशन SC, ST और महिलाओं के लिए। देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ए से लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा बनी, बी से उसका 3 मंजिला ढांचा खड़ा हुआ, सी से बताया गया कि हर मंजिल पर कमरे कैसे होंगे, और डी ने सुनिश्चित किया कि इन कमरों में समाज के हर वर्ग के लोग, खासकर महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग जरूर बैठें। ये सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा कदम था, खासकर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करना। ठीक है, तो नींव तो रख दी गई। अब आता है दूसरा ग्रुप, ई से एच तक, जो इन पंचायतों को काम करने की असली ताकत देता है। ई फॉर एक्सपायरी से याद रहेगा पंचायतों का कार्यकाल, जो 5 साल का होता है। ओके। F फॉर फेल से याद रहेंगी सदस्यों की अयोग्यताएं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशंस। G फॉर जीनियस या ग्रोथ से जुड़ी हैं पंचायतों की शक्तियां, पावर्स, ये वही 29 विषय हैं। राइट। और H फॉर हाई टैक्स से उन्हें मिली कर लगाने की शक्ति। और यहाँ H यानी टैक्स लगाने की शक्ति पर रुकना जरूरी है। ये ट्रिक याद रखने के लिए तो अच्छी है, पर यहाँ एक जमीनी हकीकत भी है। पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति तो मिली, पर इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी या लोगों को नाराज न करने के डर से ज्यादातर पंचायतें आज भी सरकारी अनुदान यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स पर ही निर्भर हैं। तो ये शक्ति कागज पर जितनी मजबूत दिखती है, जमीन पर उतनी है नहीं। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब शक्ति देना एक बात है और उसका इस्तेमाल होना बिल्कुल दूसरी। अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, I से K तक। मुझे लगता है ये ग्रुप उन्हें आत्मनिर्भर और निष्पक्ष बनाता है। I फॉर इनकम से याद रखना है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल। J फॉर जांच से याद रखना है खातों का ऑडिट। और K फॉर किसका इलेक्शन से याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, ये दोनों आयोग वित्त और निर्वाचन इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। जैसे देश के लिए फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही राज्यों में पंचायतों के लिए ये स्वतंत्र संस्थाएं बनाई गई हैं। इनका स्वतंत्र होना ये सुनिश्चित करता है कि पंचायतों को उनका वित्तीय हक मिले और चुनाव बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष तरीके से हों। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। सही है। और अब आखिरी ग्रुप L से O तक, जो कुछ नियम और अपवाद मतलब एक्सेप्शंस बताता है। L फॉर लागू, मतलब ये कानून यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होगा। ठीक है। M फॉर मना, यानी ये कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अच्छा। N फॉर निरंतर, यानी पुराने कानून कुछ समय तक जारी रहेंगे। और O फॉर ऑब्जेक्शन, मतलब चुनावी मामलों में कोर्ट दखल नहीं देगा। यहाँ M फॉर मना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों, खासकर उत्तर पूर्व के आदिवासी क्षेत्रों को छूट इसलिए दी गई ताकि वहां की जो पारंपरिक स्थानीय शासन व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, वो बनी रहे। संविधान उनकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता है। और O फॉर ऑब्जेक्शन ये सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें बार-बार कानूनी अड़चनें डालकर उसे रोका ना जाए। कमाल है। इस तरह ग्रुप्स में समझने से तो ये सारे आर्टिकल्स एकदम साफ हो गए। अब उस त्रिस्तरीय ढांचे पर वापस आते हैं। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया सरपंच होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट होता है, जिसमें गांव के लोग सीधे वोट डालते हैं। फिर बीच में यानी ब्लॉक लेवल पर है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। इसके प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। मतलब जो सदस्य चुनकर आते हैं वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं। और सबसे ऊपर जिला पंचायत में भी अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष ही होता है। बस एक शर्त है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच का यानी ब्लॉक स्तर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक खास कानून की बात करते हैं जिसके बारे में हमारे नोट्स में काफी विस्तार से बताया गया है। पेसा अधिनियम 1996, PESA एक्ट। इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम। ये क्या है? पेसा असल में 73वें संशोधन का ही एक विस्तार है।
73वां संशोधन सीधे सीधे देश के आदिवासी क्षेत्रों यानी 5th स्केड्यूल एरियाज में लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि उनकी अपनी पारंपरिक शासन व्यवस्था होती है। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा कानून लाया गया। इसका मकसद था पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों में लागू करना, लेकिन उनकी परंपरा, संस्कृति और ग्राम सभा को सर्वोच्च शक्ति देते हुए। और इसकी सबसे बड़ी शक्ति जल, जंगल, जमीन से जुड़ी है ना? बिल्कुल। मुझे उड़ीसा के नियमगिरी हिल्स का एक किस्सा याद आता है। वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी को बॉक्साइट की माइनिंग करनी थी, जिसके लिए सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन वहाँ के डोंगरिया कोंद जनजाति की ग्राम सभाओं ने एक मत होकर मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने भी ग्राम सभा के फैसले को ही अंतिम माना। ये है पेसा की असली ताकत। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करता है, जहाँ स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों का मालिक खुद होता है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। तो ये तो हुई गांवों की बात। शहरों का क्या? शहरों के लिए भी तो ऐसे ही कोई व्यवस्था होगी? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह गांवों के लिए 73वां संशोधन है, उसी तरह शहरों के लिए 74वां संविधान संशोधन है, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9A और एक नई अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें शहरी निकायों के काम के लिए 18 विषय दिए गए हैं। और इसके तहत 3 तरह की अर्बन बॉडीज होती हैं, है ना? नगर पालिका परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहरों के लिए होती है, और तीसरा नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो दिल्ली, मुंबई, भोपाल जैसे बड़े शहरों के लिए होती है। शहरों की प्लानिंग तो और भी जटिल होती होगी। इसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए भी समितियां हैं। 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वार्ड समितियां होती हैं। हाँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, DPC। ये एक अनोखी समिति है जिसका काम है जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाए गए प्लान्स को मिलाकर पूरे जिले के लिए एक सिंगल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। ये ग्रामीण और शहरी विकास के बीच एक पुल का काम करती है। और मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े महानगरों के लिए महानगरीय योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है। अब यहाँ भी अनुसूची 11 और 12 के विषयों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। अच्छा। अनुसूची 11 गांवों के लिए है और इसमें 29 विषय हैं। ट्रिक है 2 + 9 = 11। अरे वाह। और अनुसूची 12 शहरों के लिए है जिसमें 18 विषय हैं। इसकी ट्रिक है 1 + 8 = 9, जो इसके भाग 9A से जुड़ता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स परीक्षा के तनाव में बहुत काम आती हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर देती हैं। चलिए अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हमारे नोट्स में एक एग्जाम फैक्ट फाइल दिया गया है। जैसे लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये भी कि कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड अब महिलाओं को संवैधानिक रूप से अनिवार्य 33% से भी ज्यादा यानी 50% आरक्षण दे रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है राइट टू रिकॉल के बारे में, यानी अपने चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुलाने का अधिकार। इसका पहला प्रयोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हुआ, जहां एक नगर पालिका अध्यक्ष पल्लविका पटेल को जनता ने वापस बुला लिया था। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या ये वाकई काम करता है? ये एक बड़ा प्रयोग था। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, लेकिन ये प्रतिनिधियों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाता है कि वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें। ये इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो संक्षेप में अगर हम सब कुछ रिवाइज करें, 73वां संशोधन यानी भाग 9 और अनुसूची 11 जो ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़ा है, और 74वां संशोधन यानी भाग 9A और अनुसूची 12 जो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। और 2 बातें और याद रखनी है। इन चुनावों को लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होती है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर कोई पंचायत या नगरपालिका बीच में भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन स्मार्ट ट्रिक्स रास्ता आसान बना देती हैं। और मुझे लगता है आज हमने इस जटिल विषय को समझने के लिए कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके सीखे हैं। बिल्कुल। हमने आज कानूनी ढांचे, उसके इतिहास और उसे याद करने की ट्रिक्स पर गहराई से बात की। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं।
सवाल ये है कि ये संस्थाएं जो कानून और संविधान की किताबों में इतनी शक्तिशाली दिखती हैं, जमीनी स्तर पर लोगों को असल में कितना सशक्त बना रही हैं? क्या वे सच में स्थानीय विकास का इंजन बन पा रही हैं, या अभी भी वे वित्तीय और प्रशासनिक रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर है? कानून और हकीकत के बीच का ये फासला कितना बड़ा है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।